वक्त हल्ला बोल का हो चला है। नए सिरे से पूरी खबर आपको बता दें, क्योंकि यासीन के गुनाह का जो मामला है उसका हिसाब किताब का वक्त आ चुका है। जी हां, अब से कुछ ही देर में एनआईए कोर्ट में उसके मामले में फैसले की को आप जान पाएंगे, क्योंकि जज साहब भी अब पहुंच चुके हैं। जो फैसले की कॉपी है वो भी पहुंच गई है। और यासीन मलिक केस में अब तक की सबसे बड़ी खबर यही है कि कोर्ट रूम में यासीन मलिक पहुंच गया है और अब उसे अपने ही फैसले का इंतजार है। वहां पर जज साहब का इंतजार बताया जा रहा है। जो फैसले की कॉपी है वो पहुंच चुकी है और जज के कमरे में फैसले की कॉपी भेजी जा चुकी है। कुछ करेक्शंस थे, जैसा कि संजय शर्मा ने बताया, वो सब कुछ हो चुका है। दिल्ली से लेकर कश्मीर तक सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम। तस्वीरें अगर हम आपको दिल्ली की दिखा रहे हैं तो दूसरी तरफ कश्मीर की भी दिखा रहे हैं, जहां श्रीनगर में पथराव हुआ है यासीन मलिक के घर के बाहर। सुरक्षा कर्मियों ने वहां आंसू गैस के गोले छोड़े। मीडिया भी वहां पर मौजूद थी। मीडिया ने उसे कवर किया और दिखाया कि कैसे आतंकवाद के जो पक्षधर है, क्योंकि दोषी करार दिया जा चुका है यासीन मलिक, लेकिन बावजूद इसके उसके समर्थन में वहां पर पत्थरबाजी करते हुए कुछ लोग श्रीनगर में, जिसका वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। यह तस्वीर तब की है जब पटियाला हाउस कोर्ट में अपना फैसला सुनने के लिए यासीन मलिक को लाया गया। यासीन मलिक को वहां पर अंदर कोर्ट रूम में पहुंचा दिया गया है, वहीं पर बैठा हुआ है और अब किसी भी लम्हे में यह फैसला आ सकता है। अरविंद, बात पूरी कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए ये अभी 2 वकील यहाँ पर आए थे, लेकिन जो दिल्ली पुलिस के ये जवान हैं उन्होंने अंदर जाने नहीं दिया। हलचल है और सभी की निगाहें कोर्ट परिसर में। जरा ये भी दिखाना चाहूंगा कि हमारे पीछे खुद यहाँ वकील है, जो तमाम वकील अंदर मौजूद थे सुनवाई के दौरान, लेकिन फिलहाल उनको भी यहाँ पर रोका गया है। हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप जब सुनवाई के दौरान मौजूद थे तो क्या कुछ वहाँ पर चल रहा? काफी टाइट सिक्योरिटी है, किसी को अलाउड नहीं किया जा रहा है। मेन जो उनके काउंसिल उन्हीं को अलाउड किया जा रहा है। अंदर सरकारी वकील और काउंसिल वो मौजूद है। और अब से कुछ देर बाद यासीन मलिक को लेकर जो एनआईए की अदालत है, जो प्रवीण सिंह है जज, वो अपना फैसला वो सुना देंगे। उसी फैसले पर सभी की निगाहें मौजूद है अंजना। लेकिन ये कोर्ट परिसर अमूमन इस तरह से दिखता नहीं है जिस तरीके से ये कोर्ट परिसर है। वो सामने की तरफ जो गेट है ऊपर कर दिया गया है। ये जो गेट है जहां से यासीन मलिक दाखिल हुआ है, इस गेट को बंद कर दिया गया है। और रणनीति यही है कि जैसे ही फैसला की अदालत, उसके बाद तुरंत यासीन मलिक को लेकर इस गैलरी के रास्ते जो सुरक्षा कर्मी है वो अब बाहर जाएंगे। लेकिन जो एनआईए ने एविडेंस कलेक्ट किए थे, जिसमें कई आरोपी थे, जिसमें जहूर वटाली नाम का भी एक आरोपी दिल्ली के आईएनए में शॉप था। किस तरीके से टेरर फंडिंग के जरिए पाकिस्तान से हवाला के जरिए पैसा पहुंचता था यूएई, और यूएई से इंडिया, और इंडिया से जम्मू कश्मीर यासीन मलिक के पास। ये पूरा चैन राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने एस्टैब्लिश किया। बरामदगी भी हुई थी, यासीन मलिक को गिरफ्तार भी किया गया था। कई सेक्शन में चार्जशीट एनआईए ने दाखिल की थी, जिसमें यूएपीए की धारा 15, 16, 17 और तमाम सेक्शन वो मौजूद थे। उसी के तहत ट्रायल चलता। इसके पहले नाटकीय घटनाक्रम के तहत 9 मई को अदालत में एनआईए की कोर्ट में यासीन मलिक ने अपना गुनाह कबूल लिया। उसने कहा कि मैं तमाम जो गुनाह है वो कबूल करता हूं। ये बहुत हद तक एक गेम प्लान माना जाता है कानूनी दांव पेच में, कि शायद इसमें जो अदालत है वो कुछ जो सजा है वो कम कर देगी। लेकिन सवाल यही उठता है कि जब कोई आरोपी खून बहा रहा था, स्टोन पेल्टिंग कर रहा था, तो क्यों वो खुद आकर, अगर वो पाक साहब था तो खुद अदालत या सुरक्षा एजेंसियों के सामने अपना जाकर गुनाह कबूलता है। लेकिन यहाँ तो उल्टा बाकायदा इन्वेस्टिगेशन हुई, जांच एजेंसियों ने छापेमारी की और उसके बाद मलिक समेत। लेकिन आज अरविंद, संजय, हमारे दोनों सहयोगी मौजूद हैं और आप पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर की तस्वीरें देख रहे हैं। वहां पर अरविंद ओझा मौजूद हैं, आपको तस्वीरें दिखाएंगे। दोनों ही रिपोर्टर्स का रुख करेंगे। आज ये 4 तस्वीरें पूरी हलचल बता रही हैं, क्योंकि पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले पर सबकी नजर है। लेकिन दूसरी तरफ, चाहे वो यासीन मलिक का घर हो, जहां पर बाहर में प्रदर्शन हो रहा है, दोषी करार दे दिया है एनआईए कोर्ट ने, लेकिन बावजूद इसके प्रदर्शन देखिए, पथराव की कोशिशें देखिए। इधर श्रीनगर में कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। उसके घर के आसपास ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान बौखलाया है। उसकी परेशानी इस बात को लेकर है कि जो अब तक अलगाववादी नेता कहलाकर बड़े
रौब के साथ हिंदुस्तान में घूमते थे, उन सब पर शिकंजा कस रहा है। और एनआईए ने ऐसे पुख्ता सबूत इकट्ठा किए कि एनआईए कोर्ट ने दोषी करार दिया यासीन मलिक को। और इसीलिए पक्ष विपक्ष दोनों ही पाकिस्तान में बौखलाया हुआ है। अब्दुल बासित जैसे जो एम्बेसडर थे पाकिस्तान के इंडिया में, वो भी आज एक दोषी करार दिए गए व्यक्ति के पक्ष में लिख रहे हैं। ये पूरी तस्वीरें, नुपुर शर्मा हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी की जुड़ रही है। नुपुर, कुछ देर का इंतजार है, अब तस्वीर साफ होगी, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अगर रखनी है, एनआईए फांसी की सजा की मांग कर रहा है, लेकिन उम्र कैद की भी सजा हो सकती है। फैसले का इंतजार करना होगा। नुपुर, जल्दी से आपका कमेंट, फिर चलेंगे अपने सहयोगियों के पास। देखिए, आज बहुत से लोगों को इंसाफ मिलेगा। अंजना जी, आज मैं कुछ गुड इवनिंग नमस्ते से शुरू नहीं करूंगी। ऐसे बहुत से कश्मीरी पंडित परिवार हैं और मुझे याद आता है किस तरीके से यासीन मलिक ने कहा था, अगर आपको ध्यान होगा, कि 1987 नहीं, हम तो पहले से ही बहुत एक्टिव हैं, आतंकवाद में लिप्त है। और आज कहूं ना किसी तरीके से इंसाफ उन लोगों का होगा जिनकी बेटियों के साथ दुष्कर्म किया गया, उन लोगों को, उन पुरुषों का, मर्दों का जिनको बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया, उन बच्चों का जिनको ऑर्फन किया गया, उन बच्चों का जिनको निहत्थे बच्चों को ही मार डाला गया। तो आज कहीं ना कहीं इंसाफ होगा। और आप अमाइकस की बात कर ले तो, और एनआईए के खुद के पक्ष की बात कर ले तो, मिनिमम अमाइकस यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट मान रहा है और एनआईए तो मान ही रहा है कि कैपिटल पनिशमेंट मिले। एनआईए तो मान ही रहा है कि कैपिटल पनिशमेंट मिले। सबकी नजर इसी बात पर है। संजय, जल्दी से एक कमेंट आपसे, जो अब तक की बातें हुई हैं, जो कोर्ट का रुख रहा है, किस तरह के संकेत मिलते हैं, और कुछ भी आप दोनों के पास हलचल हो फौरन इशारा कीजिएगा, आपके पास आएंगे। संजय। जी हाँ, बिल्कुल। अभी तक जज साहब चैम्बर के अंदर हैं और मुझे लग रहा है कि जो फाइनल करेक्टेड कॉपी उनको भेजी गई है उस कॉपी का जायजा ले रहे हैं। लेकिन जहां तक सजा की बात है, मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है कि कोर्ट इस पूरे मामले में सजाए मौत की बजाय उम्र कैद तजवीज करे। और ऐसे में एनआईए को भी ये लग रहा है कि अगर वैसी सजा होगी, उम्र कैद होगी, तो वो जरूर इसे हाई कोर्ट में चुनौती देगा। क्योंकि जिन लोगों की जान इन लोगों ने ली है अलगाववाद के नाम पर, अपने एजेंडे के नाम पर, सिर्फ उम्र कैद से उन लोगों को, आगे आने वाले इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोगों को सबक नहीं मिलेगा और ये फैसला फिर एक नसीर नहीं बन पाएगा। उनका ये कहना है कि ऐसे हजारों लोग हैं जो इन लोगों की कारस्तानियों का, इन लोगों की ऐसी गतिविधियों का शिकार हुए हैं, ऐसे निर्दोष लोग, उन सारे लोगों पर जिन माओं ने अपने बच्चे खोए हैं, जिन औरतों ने अपने पति खोए हैं, या फिर जिन लोगों ने अपने भाई खोए हैं, देश ने अपने जवान खोए हैं, ऐसे लोगों को क्या इतनी सजा काफी होगी? इसमें जब पीड़ित परिवार से बात की गई तो उन्होंने भी कहा कि अपने मामले में तो हम मानते हैं खून के बदले खून, क्योंकि हमारे जीवन की भरपाई नहीं हो पाएगी जो नुकसान हुआ है। और उस महिला ने कहा, निर्मल कौर ने, कि हमारे पति की हत्या करने के बाद ये हत्यारा 32 साल तक जिंदा रहा, ये बहुत है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो बस अब इंतजार है हम सभी लोगों का कि कोर्ट इस मामले में क्या फैसला करती है। तो ऐसे में हम सिर्फ कयास लगा सकते हैं। अभी फैसला सुनाना, फैसला सजा तय करना, ये कोर्ट का विशेषाधिकार है, न्यायिक अधिकार है। तो कोर्ट बस अब थोड़ी ही देर में इसमें फैसला सुना देगी। और मेरा अब तक का अनुभव यह है कि जितने बड़े बड़े मामलों में हमने सजा का समय देखा है, 11-12 बजे से शुरू होता है और अंधेरा घिरने तक जाकर फिर सजा होती है। उसके पीछे एक और ऐसा, जो लोग पहले इस न्यायिक सेवा में रहे हैं, उन लोगों का कहना है कि एक तो सारा कुछ सेटल हो जाए, पूरा शहर सेटल हो जाए, जिन लोगों को घर जाना वो घर पहुंच जाएं, उसके बाद ही इस तरह की सजाएं सुनाई जाती हैं ताकि शाम हो जाए। ये अलग बात है कि यहाँ से सजा सुनाए जाने के बाद तिहाड़ जेल तक बहुत जबरदस्त चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है, जिसमें दिल्ली पुलिस, अर्धसैनिक बलों के लोगों की ड्यूटी लगी है। यानी पूरा रास्ता क्वार्डन ऑफ, यानी पूरी तरह से जहां सादे लिबास में पुलिसकर्मी तैनात होंगे और चप्पे चप्पे पर निगाह रखी जाएगी, कहीं कोई ऐसी गतिविधि ना चला रहे हों जैसे लोग वहां पथराव कर रहे हैं, वो लोग या उनसे जुड़े लोग, स्लीपर सेल के लोग जग ना गए हों इस पूरे मामले को लेकर। इन तमाम चीजों को पुलिस ध्यान में रखती है और बस अब इंतजार है थोड़ी ही देर में फैसला सुनाए जाने का। और जहां तक इतनी देर से बात चल रही थी कि यासीन मलिक ने कहा कि वो अब गांधी जी के रास्ते पर चल रहा है, 7 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। 7 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का मतलब ये नहीं है कि किसी के गुनाहों पर पर्दा पड़ जाए। ये सही है
कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को जाए तो हाजी कहला सकती है, लेकिन कानून की निगाह में 900 चूहे खाने वाला सजा का हकदार है। चाहे वो गंगा जी में खड़ा होकर भी कहे कि अब मैं गांधी जी के रास्ते पर चल गया हूँ, लेकिन कानून की निगाह में वो अपराधी है। ठीक है, आप दोनों, संजय आप भी और अरविंद आप भी, जैसे कोई भी हलचल हो फौरन इशारा कीजिएगा, आपके पास आएंगे। वकार भाटी कश्मीरी एक्टिविस्ट भी हमारे साथ जुड़ गए, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी भी हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में आ गए। बैठिए सर। वकार भाटी जी और वकार भट्टी जी, एनआईए ने सीधा फांसी की सजा की मांग की है। जिसे अलगाववादी बनाकर बड़े रौब से घुमाया जाता था, वो तो दरअसल आतंकी निकला। कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है। बिल्कुल बिल्कुल दे दिया, हम सुन रहे हैं मैडम जी। और हम चाहते हैं अगर उनको जो भी सजा मिलेगी, हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है, अभी स्टार्ट हुआ है, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि 1990 में जो यासीन मलिक JKLF चला रहा था, जब हथियार उठाए थे तो उसमें बहुत साथी थे। क्या आज जो JKLF ने उस टाइम किया, उन 4 सालों में JKLF ने जो किया, जिन 4 सालों में यासीन मलिक ने हथियार उठाया था, तो क्या सारे JKLF का कसूरदार सिर्फ यासीन मलिक होगा? नहीं। और दूसरी बात, यासीन मलिक ने हथियार छोड़ा, उसके बाद सरकारों के साथ बातचीत में शामिल हुआ। तो क्या आज ये आप दिखाना चाहते हो भारत में कि अगर कोई हथियार उठा लेता है किसी भी तरीके से, तो उसको वापस आने का कोई चांस नहीं है? अगर वापस आएगा तो हम आपको 20 साल के बाद भी फिर भी सजाए मौत देंगे। दिखाइए नूपुर जी को। क्या ये दिखाया जा रहा है? तो इसलिए मैं ये चाहता हूं कि ये बहुत गलत। अभी तो फैसला आना है, पहले से ही सजाए मौत करने लगे आप मिस्टर भट्टी। अभी तो फैसला आना है, अभी से ही आप सजाए मौत खुद ही कहने लगे। भड़काने में सहूलियत होती है ना, इसीलिए ऐसा बोलते हैं आप। फैसले का इंतजार कीजिए, कोर्ट का सम्मान कीजिए। मौत की बात आपने की ना मैडम जी, अंजना जी, मैंने नहीं की। आपकी बात के ऊपर मैं कह रहा हूँ, जो एनआईए जो मांग रही है, मैं उस पर जा रहा हूँ। नूपुर जी वो तो आर्ग्यूमेंट दे रहे वही वाला जो आज यासीन मलिक ने भी कहने की कोशिश की है। महात्मा गांधी याद आ गए आज। नहीं तो हम तो है महात्मा गांधी और अम्बेडकर के रास्ते पे चल रहे हैं। एक बात बता दूं, वो तो आएगी आपको। रुके एक तो मैं एक तो क्या है, अंजना जी, एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जाती है। आपने भी सुना है, हमने पता नहीं कितने सालों से डिबेट, गांधीयन विद गन्स, इनको तो वो भी नहीं कह सकते। यासीन मलिक आतंकवादी था है और रहेगा। और अगर मैं आपको क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के बारे में बता दूं, मिस्टर भट्टी आपकी बारी आए तभी बोलिएगा। कोई लिमिटेशन नहीं चलता। देखिए मैं इनके ऊपर नहीं बोल, प्लीज क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में एक तो लिमिटेशन होती नहीं। इन्होंने बात कही कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने निचले कोर्ट में जिससे बचाव नहीं किया, नैरेटिव बिल्ड करने के लिए। नैरेटिव क्या है? हाय मैं बेचारा गांधीयन। आप गांधीयन तो कभी हो नहीं सकते, ये तो अपने दिमाग से सोच उड़ा दीजिए बिल्कुल। क्यों? आज देख लीजिए, सुनवाई चल रही है, अभी सजा सुनाई नहीं गई है। कश्मीर में देख लीजिए, पत्थर मारने शुरू हो गए। वाह, सो मच फॉर पीस। इतना जो गांधीयन आपने तरीका अपनाया है कि वहां पे पत्थर पड़ रहे हैं, इनके ही फॉलोअर से पड़ रहे होंगे। और तीसरी बात, इनको कंफ्यूजन है, ये 1990 का मामला नहीं, ये 2017 का मामला है टेरर फंडिंग का, जिसमें अगर मैं आपको बता दूं तो यूएपीए के तहत दफा 16, 17, 18, 20 और जिसमें पुख्ता सबूत मिले हैं कोर्ट को, जिन्होंने माना है ये कि दफा 38 और दफा 29 साथ में आईपीसी की दफा 121 वेजिंग वॉर अगेंस्ट स्टेट। तो ये आतंकवादी संगठन के साथ मेल मिलाप, और जो खुद ही, मैंने शुरुआत में कहा ना, खुद ही कह चुका है 1987 नहीं, हम तो बहुत पहले से एक्टिव थे, जिन्होंने खुद ही को माना है कि 1990 के रावलपुर के अटैक में, जिसमें 4 इंडियन एयरफोर्स के अफसरों को इन्होंने मौत के घाट उतारा था बेरहमी से, उसमें भी अपना रोल मान चुके हैं। तो एकदम से 28 साल से मैं क्लीन हुई नैरेटिव चलेगा नहीं। और इतने ही गांधी है तो पीछे से आपके पत्थर क्यों पड़ रहे हैं? सच्चाई ये है कि पूरी इस मिलिटेंसी में, इस आतंक फैलाने में यासीन मलिक का बहुत बड़ा हाथ था। और आज 2017 के इस मामले में 2019 में से वो जेल के अंदर है। और किस तरीके से उन्होंने, चाहे वो इस्लामाबाद में हो, हाफिज सईद के साथ स्टेज शेयर कर रहे हो, चाहे मुरी के अंदर वहां पे एलईटी के कैंप में हो, चाहे हाफिज सईद की इनकी बहुत करीबी दोस्ती और एलईटी के किसी ना किसी पूरे टास्क को यहां पे फैलाने का काम किया हो, आतंकवादियों का साथ हमेशा यासीन मलिक के साथ रहा है। अब इसमें से कोई बचाव नहीं हो पाएगा, ड्रामा ना कीजिए। भट्टी साहब एक जवाब, फिर आचार्य जी के पास चलेंगे। माजिद हैदरी भी हमारे साथ जुड़ गए, माजिद हैदरी जी के पास भी जाएंगे। आचार्य जी, एक बार तस्वीर बीजेपी दिखाती है यासीन मलिक की पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ। वो कहते हैं इनको अलगाववादी नेता का स्टेटस देकर सरकारी पैसे पर ये लोग रौब उड़ा देते। और बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, सजा सुनाने के लिए कोर्ट रूम में पहुंच गए हैं जज संजय शर्मा, जल्दी से बताइए। जी हाँ, जज यहाँ पर प्रवीण सिंह पहुंच गए हैं कोर्ट में और बस अब सजा सुनाई जा रही है।
फाइलें उनको दे दी गई हैं और इसके साथ ही बस अब इंतजार हो रहा है। मैं भी यही देख रहा हूं, मेरे सहयोगी जो कोर्ट रूम के अंदर हैं वो वहां से क्या भेज रहे हैं। स्पेशल जज ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है, उनको फैसले की कॉपी दे दी गई है और उन्होंने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। तो जाहिर है कि फैसला बड़ा होगा, तो सबसे पहले ऑपरेटिव पार्ट बताए जाएंगे और बस कुछ ही क्षणों में ये पता चल जाएगा कि आखिर जज साहब ने फैसला क्या सुनाया है। कई बार ऐसा भी होता है कि फैसला पढ़ते समय कुछ बैकग्राउंडर भी पहले कोर्ट बताती है और उसके बाद ऑपरेटिव पार्ट पे पहुंचती है। कई बड़े मामलों में यही होता है और मैं वही इंतजार कर रहा हूं कि हमारे जो सोर्सेज हैं वो वहां से हमें फैसला सुना रहे हैं संजय, फैसला सुना रहे यासीन मलिक को सजा सुना रहे हैं इस वक्त जज। बताइए संजय, कौन कौन से जुर्म हैं, कौन कौन सी धाराएं हैं और किन लोगों ने क्या क्या कहा है, ये सारी चीजें जज अपने फैसले में बता रहे हैं। फैसले की कॉपी अच्छी खासी मोटी है और बस अब इंतजार है कि ऑपरेटिव पार्ट आ जाए जिसमें ये बताया जाए कि यासीन मलिक को उसके गुनाहों की सजा सजाए मौत तजवीज की है कोर्ट ने या फिर उनको उम्र कैद की सजा सुनाई जा रही है। बस हम इंतजार कर रहे हैं उसी लम्हे का जिस समय ये मामला अपने शीर्ष पर चरम पर पहुंचेगा, जिसमें अदालत उनके इतने सालों के गुनाह की सजा सुनाएगा और इस सजा के साथ ही रास्ता साफ हो जाएगा इनके साथ के बाकी अलग अलग छोटे छोटे दल बनाने वाले या फिर आतंकी गतिविधियों में शामिल इनके साथ ही गुर्गे और प्यादे उनको सजा सुनाने का। तो बस हमारे पास खबर आ गई है, जज ये बता रहे हैं कि कौन कौन सी दफाओं में कौन कौन से नियमों के तहत यासीन मलिक को कन्विक्ट किया गया है, यानी उसका दोष सिद्ध किया गया है। और ये बताया जा रहा है कि 120 बी जिसमें रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, 121 लाइफ इम्प्रिजनमेंट विद फाइन है। तो इस सारी चीजों पर जज साहब ने नाम कॉल किया यासीन मलिक का और उनके खिलाफ जो चार्जेज हैं वो चार्जेज उनको बताए हैं कि ये इन अपराधों में आपके खिलाफ दोष सिद्धि हुई है और 121 है जिसमें बताया है कि रिगरस इम्प्रिजनमेंट विद फाइन है यानी कठोर कारावास की सजा है। 120 है जिसमें 120 बी जिसमें साजिश रचने और साजिश में शामिल होने की धारा है, उसमें भी रिगरस इम्प्रिजनमेंट की सजा का प्रावधान है। बस हम इंतजार कर रहे हैं, ये तो सारे प्रावधान बताए जा रहे हैं और अब आखिर अंतिम फैसला क्या आता है। ये भी कहा है अदालत ने कि 18 यूएपीए की धारा 18 जो 10 साल की सजा और 10,000 रुपए फाइन की तजवीज करती है। तो अदालत अभी ये बता रही है कि कौन कौन सी धाराओं में यासीन मलिक के खिलाफ आरोप सिद्ध हुए हैं और अदालत ने उनके लिए क्या सजा तय की है। अदालत ने ये भी बताया है कि यूएपीए की बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे, यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दरअसल जिन धाराओं का जिक्र संजय लगातार कर रहे थे उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कठोर कारावास उम्र कैद की सजा उन्हें हो सकती है और यही खबर इस वक्त की है। संजय इसमें कोर्ट ने यह भी कहा है कि ऑल सेक्शंस टू रन कंकरेंटली यानी साथ साथ चलेंगी, सारी सजाएं कंकरेंट रूप में चलेंगी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है जिन अपराध का जिक्र कोर्ट ने किया और ये बताया कि आपने जो किया है, आपके जिसको हम कुकर्म कहते हैं या जो अपराध हैं जो किए गए हैं, जो पाप हैं, उनकी सजा अदालत ने उम्र कैद के रूप में तय की है। यानी एनआईए के लिए तय है, जो उसके आला अधिकारी एनआईए के कह रहे थे अगर उम्र कैद की सजा दी जाती है तो हम ऊंची अदालत में यानी हाई कोर्ट में इसे चैलेंज करेंगे, इसे चुनौती देंगे कि उन्हें पूरी सजा दी जाए। पूरी सजा का मतलब सीधे सीधे इतने लोगों की हत्या की सजा, एक आदमी का खून यानी एक आदमी को मृत्युदंड दिया जाना जरूरी है। एनआईए का जोर शुरू से इसी पर है और जहां हम बात कर रहे थे वायुसेना के अधिकारियों की हत्या की थी, जिससे बार बार सारे राजनीतिक लोग ये कह रहे हैं कि उनको मौत के घाट उतार दिया। मुझे सुनकर बड़ी पीड़ा होती है। मौत के घाट तो उनको उतारते हैं जिन्होंने अपराध किया हो,
जिनकी हत्या हुई है उसके लिए साफ साफ कहना चाहिए कि 4 अधिकारियों की, निहत्थे अधिकारियों की हत्या की थी। बिल्कुल। उस हत्या आज कोर्ट में जो कुछ हुआ संजय जल्दी से एक बार बता दें। ये का मानना है संजय, आज जो कोर्ट में हुआ है, कोर्ट में दे नो बेटर देन मी कि इस केस में कौन सी सजा देनी चाहिए। हो सकता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट के दौरान ही उनको कई ऐसी चीजें और चाहिए हैं जो वो पता लगाते रहेंगे। मेरी बुद्धि तो इतनी बात कहती है कि अभी हुकूमतों ने अपना काम करना है। Do you think that now the cases, other cases that are pending against Yasin Malik, like the killing of the Air Force personnel and Rubia Saeed kidnapping case, those cases will be expedited and Yasin Malik will be brought to justice? Do you feel that in those cases he will get death sentence? I'm 100% sure that justice will be given to me. People say justice delayed, justice denied. But I don't agree on this because I had been denied my legitimate right of getting my pension, my husband's pension, when Naga Mizo militants were rehabilitated in this country. But defense forces were denied their legitimate right. I fought my case and with the grace of Almighty God, I got that case. Now, that is a precedent of India. An officer going to his office en route to his office or while coming from office, if any untoward incident occurs on the way, the deceased family will be given last pay drawn till death, even after remarriage on reduced pay scale. So, I believe I am given this justice. So, I am drawing my husband's pension on liberalized pensionary award. और आफ्टर दैट माय ये आप निर्मल खन्ना को सुन रहे थे। ये पत्नी है रवि खन्ना की, इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी थे रवि खन्ना, जिनकी हत्या का आरोप भी यासीन मलिक पर है। 32 साल 4 महीने से वो इंसाफ का इंतजार कर रही हैं, इसीलिए उनकी बात हम सुना रहे थे। बहरहाल यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा हुई है। आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की ये है कि आतंकवाद के मामले में दोषी करार देने के बाद आज एनआईए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। आप जहां पर मौजूद है अरविंद, कोई हलचल? क्योंकि अब फैसला सुनाने के बाद यासीन मलिक को निकाला जाएगा वहां से। अरविंद, उम्र कैद की सजा हुई है और जैसे ही हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, हम आपके पास आपको लिए चलेंगे उनके पास। टेरर फंडिंग केस में उम्र कैद की सजा फिलहाल सुनाई गई है। जल्दी से नुपुर जी एक कमेंट आपसे, क्योंकि What is the final quantum of punishment? 2 life imprisonments and 5-10 years, all to run concurrently. 1 life means everything, entire life. यानी दोनों जो उम्र कैद, 2 मामलों में जो उम्र कैद की सजा हुई है साथ साथ चलेगी, ये कोर्ट ने साथ किया है। अच्छा, कितना जुर्माना किया गया है? 10 लाख है और 10,000, 5,000 सब में अलग अलग है। कुल मिलाकर के कितना जुर्माना है? ये जोड़ा नहीं मैंने, वो जोड़ा नहीं मैंने। अच्छा, जज साहब ने क्या फैसले में की जो ये निष्कर्ष निकाला है कि उम्र कैद की सजा है, इसका आधार भी बताया है कुछ ऑपरेटिव पार्ट जो पढ़ा गया? नहीं, उन्होंने प्लीड गिल्टी किया था, तो सेंटेंसिंग है। आज कोई जजमेंट नहीं हुई है, सेंटेंसिंग पे ऑर्डर हुआ है। ये सिर्फ सेंटेंसिंग है। तो जो उम्र कैद की सजा हुई है 121 के तहत हुई है और दूसरा कौन सा? 121 और दूसरा शायद 17 है, अभी ऑर्डर में आएगा। अच्छा, जो यूएपीए का जो एक्ट। उमेश शर्मा एडवोकेट हूँ। अभी सेंटेंसिंग पे ऑर्डर हुआ है, अभी जज साहब ने प्रोनाउंस किया है। 2 लाइफ सेंटेंसिंग है और 10 ईयर्स की 5 पनिशमेंट है इनकी। जुर्माने को लेकर जुर्माना 10 लाख रुपए है, 10,000 है, अलग अलग है, वो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा। कई सारे सेक्शन है, डिटेल में ऑर्डर मिल जाएगा, तो उसमें आप पढ़ सकते हैं बड़े आराम से। अगर जुर्माना नहीं देंगे तो उसके डिफॉल्ट में पनिशमेंट है। चूंकि इनकी लाइफ है तो लाइफ वैसी चलती रहेगी, तो सारी सजाएं कंकरेंट है, एक साथ चलेंगे। अब ये जेल जाएंगे, सजा होगी और ये अपील लगाएंगे। 21 में अपील बनती है, हाईकोर्ट में लगाएंगे। हाईकोर्ट में आगे मामला चल सकता है। अपील अगर ये प्रेफर करेंगे तो लगाएंगे। सेंटेंसिंग के अगेंस्ट बनेगी, जजमेंट के अगेंस्ट नहीं। जजमेंट के अगेंस्ट कुछ नहीं, वो कन्विक्शन हो चुकी है इनकी। हाँ, तो ये हम आपको बता रहे हैं, कॉन्करेंट जो सजा सुनाई गई है उसको मानते हुए अब आजीवन मतलब उम्र कैद की सजा है। नुपुर शर्मा, जल्दी से एक कमेंट आपसे। एनआईए ने फांसी की सजा की मांग की थी, उम्र कैद मिली है जी। वकील कुछ बोल रहे हैं, एक सेकंड सुना देते हैं वकील क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। 5 ईयर 5,000 फाइन, सेक्शन 20 यूएपीए 10 ईयर 10,000 फाइन।
Anything else you people want to ask? Questions? Any questions from your side? कोई क्वेश्चन पूछेगा? I will come outside. नुपुर, जल्दी से, जैसे ही वकील की आवाज आएगी हम सुनाएंगे वो क्या कह रहे हैं वहां पर, लेकिन जल्दी से आपका कमेंट इस पर। एनआईए ने फांसी की सजा की मांग की थी नुपुर अंजना जी। बिल्कुल अंजना जी, इससे पहले मैंने एक अन्य चैनल पे ये भी सुना है कि अगर ये उम्र कैद की सजा सुनाता है तो एनआईए इसको अपील करके सेंटेंसिंग में फांसी की सजा की मांग करेगी। लेकिन ध्यान दें, ये सिर्फ 2017 के टेरर फंडिंग मामले में है। अभी मिसेस खन्ना को मैंने सुना, और भगवान करे और कोर्ट की भी इसमें मैजिस्ट्री हो कि वो 1990 के इंडियन एयरफोर्स निहत्थे फोर्सेस के कत्ल के अंदर उनको फांसी की सजा सुनाई थी। अभी उसका भी सुनवाई चल रही है बिल्कुल, और उस मामले का इंतजार रहेगा। हमारे साथ एसपी वैद साहब, फॉर्मर डीजीपी जम्मू कश्मीर, इस वक्त सीधा जुड़ रहे हैं। उनका रुख भी कर लेते हैं। अशोक पंडित जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, मैं फौरन आपके पास भी आऊंगी, लेकिन अशोक पंडित जी जल्दी से एक कमेंट आपसे। उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, यासीन मलिक और उसकी क्या भूमिका रही है ये सबको पता है जो जम्मू कश्मीर की सच्चाई जानता है। आतंकवाद का, टेरर की फंडिंग का एक लंबा इतिहास, और इसी वजह से आज ये फैसला। अशोक जी। अंजना जी, मैं उस दिन मुझे तसल्ली होगी और मेरे कश्मीरी पंडित भाइयों और बहनों को तसल्ली होगी जिस दिन हम यासीन मलिक को फांसी के फंदे पे लटके हुए देखेंगे। आज शुरुआत है, आज इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली है, और हम चाहते हैं कि जिस तरीके से यासीन मलिक ने हमारी हत्याएं की, हमारे लोगों को मारा, सिक्योरिटी फोर्सेस को मारा, उनकी जानें ली, हमारे जेनोसाइड का, हमारे एथनिक क्लींजिंग का रिस्पॉन्सिबल है ये यासीन मलिक। ये एक हैवान है, ये एक टेररिस्ट है। इसने टेररिस्ट को इस धरती पे रहने का कोई हक नहीं है क्योंकि इसने हमारी जानें ली है। तो हम उसी दिन, जैसे मिसेस खन्ना भी कह रही थी कि चलते चलते उसने उसके हस्बैंड को मार दिया, ऐसे कई सारी लाशें इस शख्स ने रोड सड़कों पे वहां पर गिराई है, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस को हो, चाहे वो आम मुसलमान हो, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, चाहे वो सिख हो। ये शख्स ने कश्मीर में आतंकवाद को पनपाया, पैदा किया, बड़ा किया, और टेररिज्म का इसने रिलीजन को पाला है इस आदमी ने। तो इस आदमी को फांसी से कम सजा हमें तसल्ली नहीं देती। हम चाहते हैं कि इस आदमी को हैंग अंटिल डेथ का पनिशमेंट मिलना चाहिए। शुरुआत है, थोड़ी तसल्ली तो जरूर हुई है कि इसको एक सजा तो मिली है, कम से कम ऑफिशियल सजा। जिस आदमी को इस देश के लिबरल्स ने सपोर्ट किया, जिस टेररिस्ट को इस देश के लिबरल्स ने आइकन बोला, जिस टेररिस्ट को इस देश में कुछ लोगों के मीडिया हाउसेस ने इसको गांधी कहा, यहाँ के सूडो इंटेलेक्चुअल्स ने इसको इंटेलेक्चुअल कहा, वो सारे लोग जो इसके सपोर्टर्स थे, अरुंधति रॉय, ऐसे पूरी जमात, उन लोगों के अगेंस्ट भी, क्योंकि ये व्हाइट कॉलर टेररिस्ट है, उन लोगों के अगेंस्ट भी अंडर टेरर लॉस एक्शन होना चाहिए। अलगाववादी नेता बनकर बड़े रौब से घूमते थे। जो लोग श्रीनगर जाते थे वो जानते थे कि जिन लेन्स में, जिन सड़कों पर इनके मकान थे, वहां पर जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम, वीआईपी के तौर पर इनके ट्रीटमेंट हुआ करते थे। सरकारी पैसे पर जो घूमते थे। एसपी वैद साहब हमारे साथ, भट्टी साहब, मुस्कुराने की कोई वजह होनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं लौट रही हूं आपके पास। एसपी वैद साहब हमारे साथ जुड़ रहे। एसपी वैद साहब, जब आप इस मामले में अब यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा कोर्ट की तरफ से देखते हैं, क्या है आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर? सर अंजना जी, मैं समझता हूं कि कुछ इंसाफ हुआ, लेकिन पूरी तरह नहीं हुआ। आप जानती हैं कि इसके कितने बड़े बड़े क्राइम है। 4 एयरफोर्स के जवानों को मारा, उनके परिवार अभी भी, जैसे आप मिसेस खन्ना को सुन रहे थे, उनके परिवार को इंसाफ नहीं मिला। जो कश्मीरी पंडित दर्जनों के मारे गए और उनके रेप हुए, उनकी परिवार को इंसाफ नहीं मिला। जब तक वो केसेस कंक्लूड नहीं हो जाते, उन केसेस में कन्विक्शन नहीं हो जाती, तब तक पूरी तरह तसल्ली इस देश के हर बाशिंदे को, हर इंसान को नहीं होगी। मैं समझता हूँ ए वेलकम स्टेप, एक कदम अच्छा है, और ये एक दिन जस्टिस होना है यहाँ भी और ऊपर जाकर। बिल्कुल, और वही इंसाफ होता हुआ। आचार्य जी, हमेशा एक तस्वीर बीजेपी दिखाती है यासीन मलिक के साथ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की। कहते हैं कि ये जो अलगाववादी नेता, सेपरेटिस्ट लीडर बोल बोलकर जिनको आराम से घूमने का, खूब सुरक्षा दी जाती थी, उन सब के लिए
बीजेपी घेरती है कांग्रेस को? देखिए, बीजेपी घेरती है वो बात अपनी जगह ठीक है, उन्हें घेरना भी चाहिए। बीजेपी का तो फर्ज बनता है कि कांग्रेस की तमाम सरकारों को कांग्रेस के फैसलों पर सवालिया निशान उठाए, लेकिन सवाल इस बात का है कि इस देश के अंदर आतंकवाद को कोई समर्थन नहीं कर सकता है, ना किया जा सकता है। ये जो सेपरेटिज्म है, ये टेररिज्म का ही एक अंग है, एक भाग है। ये जो सेपरेटिस्ट लोग हैं, ये कब टेररिस्ट को मदद कर दें, कब ये टेररिस्ट में तब्दील हो जाएं, तो इस पर कोई यकीन नहीं किया जा सकता। पूरा देश ये इंतजार कर रहा था अंजना जी कि यासीन मलिक को फांसी की सजा सुनाई जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, ये तो न्यायालय के ऊपर डिपेंड करता है। संजय, आप इशारा कर रहे हैं? संजय जी हाँ, बिल्कुल, हमारे साथ प्रोसिक्यूटर यहाँ पर मौजूद है, यानी एनआईए के, उनसे बात करते हैं। तो इस सजा से कितने संतुष्ट है एनआईए? आप लोगों ने कितनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचाया इस मामले को अंजाम के तक? नहीं, इसमें इट विल गिव अ मैसेज टू द सोसाइटी ना, कि इट विल हैव अ डेटरेंट इफेक्ट ऑन द प्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल्स, दोज हु आर थिंकिंग ऑफ कमिटिंग क्राइम इन फ्यूचर। It will give a message to strong message to them. आप लोगों ने सुबह सजाए मौत की मांग की थी, कोर्ट ने तजवीज की है सजा उम्र कैद की, तो इसको लेकर क्या सोचते हैं? क्या निराशा लगती है या लगता है कि चलो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में जाएंगे? नहीं, इट्स अ मिक्स्ड रिस्पॉन्स। एक्चुअली हमारा एफर्ट था, लेकिन लाइफ इम्प्रिजमेंट भी ग्रेवर है, मतलब उसके दो ही ऑप्शन थी, लाइफ और डेथ। तो लाइफ मिल गया तो इट्स ठीक है, बाकी डिसाइड करेंगे, अभी फाइल पे पुट अप होगा, हायर अथॉरिटीज का क्या व्यू है वो लोग बताएंगे। लेकिन इसमें जो धाराएं लगाई गई वो काफी स्ट्रांग धाराएं हैं, जिस पर कोर्ट ने बहुत अच्छे से संज्ञान लिया है, और आपकी अधिकतर चीजें आपने सिद्ध भी की, और सिद्ध होने के साथ साथ, आरोप सिद्ध होने के साथ साथ मुजरिम ने तस्लीम भी किया, ये स्वीकार किया कि हाँ उसने ये अपराध किए हैं। देखिए, पहले तो इन्वेस्टिगेशन बढ़िया हुई है केस में, तभी अक्यूज्ड को पता था कि कॉन्टेस्ट करके भी कोई फायदा नहीं है, तो उसने ऐसे बिना सोचे समझे तो किया नहीं। तो ग्रेवर ऑफेंस था, बड़े लेवल पे कॉन्स्पिरेसी थी, इंडिया से थी, फॉरेन कंट्री से थी, तो बड़े लेवल का हाई प्रोफाइल वो था। जो लोग इस मामले में पीड़ित रहे हैं, जिन वायु सैनिकों की हत्या की यासीन मलिक ने अपनी गोली से, और निहत्थे लोगों की, ऐसे मासूम लोगों की, उनके परिवार वालों का कहना है कि बाकी तो अदालत जो भी सजा दे, लेकिन हम चाहते हैं खून का बदला। देखिए, मेरा ये आर्गुमेंट आज ये रहा है कि देखिए, रेट्रीब्यूटिव जो थ्योरी है ना पनिशमेंट, इट टॉक्स अबाउट आई फॉर आई एंड टूथ फॉर टूथ, एंड आई हैव मेड सबमिशन टू द कोर्ट दैट इन द केस ऑफ यासीन मलिक ना, इवन रिफॉर्मेटरी थ्योरी कांट बी थिंक ऑफ, बिकॉज ही इज अ हार्डकोर फंडामेंटलिस्ट। वो तो ठीक है, क्या यासीन मलिक ने जब ये कहा कि वो गांधी जी के रास्ते पर चल रहा है हिंसा छोड़ने के बाद, तो अदालत क्या उससे भी कुछ कन्विंस हुई लगता है? उनका आर्गुमेंट था, उनके वकील ने भी कहा, और वो, लेकिन वो ऑन रिकॉर्ड नहीं है ना चीजें, बोलने में कुछ मेरी गांधीयन पर प्रोटेस्ट कैलेंडर मिला है, ईमेल्स मिली हैं, वो सब कुछ एविडेंस, स्ट्रॉन्ग एविडेंस था हमारे पास। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी मिले? बहुत मिला है, सब कुछ था, व्हाट्सएप चैट्स थी, ईमेल्स थी, वो सब एविडेंस था। तो सिर्फ ये कह देने से कितना वो रहता है कि साहब हम तो गांधी जी के रास्ते पर चल रहे हैं, और हथियार छोड़ने के बाद हमने तो 7 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया और गांधी जी के रास्ते पर है। कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, आपका बिहेवियर और आपकी एक्टिविटीज, मुंह में कुछ और है, अंदर कुछ और है, वो नहीं चलेगा। तो ये कहते हैं कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तो बिल्ली तो हाजी हो सकती है, लेकिन कानून की निगाह में कोई निर्दोष नहीं हो सकता। कोर्ट हैज डिसाइडेड आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन all the oral and documentary evidence which we have submitted in the charge sheet. कितना चुनौतीपूर्ण रहा आप लोगों के लिए एनआईए का इसे यहाँ तक अंजाम तक पहुँचा? कितने लोगों की टीम लगी थी और कितने? संजय उनसे ये पूछिए, दो पॉइंटेड सवाल पूछिए कि एक तो ऑफिशियल स्टेटमेंट जो फांसी की सजा की मांग थी, वो आखिर क्या इस मांग को लेकर अब वो हायर कोर्ट में जाएगी एनआईए? लेकिन ठीक है, मैं थोड़ा बहुत इसके मतलब इस केस में जुड़ा हुआ हूँ शुरू से। अंजना ओम कश्यप सीधा आपसे सवाल पूछ रही हैं कि फांसी की सजा की मांग को लेकर आप, जिसके आप प्रोसिक्यूटर हैं एनआईए के, तो क्या आप लोग हायर कोर्ट में जाएंगे चुनौती देने के लिए? वी विल थिंक ओवर इट विल बी, द इशू विल बी टेकन अप बिफोर द हायर अथॉरिटीज, एंड इसको हर एंगल से देखा जाएगा, तो जो भी डिसाइड होता है सामने आ जाएगा कुछ दिनों में।
और क्या उन्हें लगता है कि कहना है किन कि वजहों सीधा से जो भी जो चीजें हार अर्थात फांसी तय की मांग करेंगी, थी वो संजय, जो फांसी की मांग थी, क्योंकि अब सोशल मीडिया हर जगह बार बार कई मेहमान भी हमारे साथ बैठे, वो कह रहे हैं कि फांसी की सजा होनी चाहिए थी, कहां पर जाकर वो जो मांग थी एनआईए की वो कमजोर पड़ी? वो कौन सी वजूहात हैं, वो कौन से तर्क हैं, वो कौन सी दलीलें हैं जिसकी वजह से कोर्ट ने फांसी की सजा ना देकर उम्र कैद सुनाया? ये सीधा सीधा उनका विवेक या फिर कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी दलीलें जिससे कोर्ट मुतासिर हुआ? इसमें ये है कि अगर लीगली देखा जाए तो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की रहती हैं, बच्चन सिंह या कुछ, जिसमें कैपिटल पनिशमेंट पे सेट रूलिंग है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होना चाहिए। तो कोर्ट का भी यही सवाल था कि भाई आपका केस कैसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। तो मैंने उनको भी यही उस टाइम आर्गुमेंट किया कि जो ऑफेंस है इट इज अफेक्टिंग द सोसाइटी एट लार्ज, और मर्डर तो बहुत छोटा ऑफेंस है इसके आगे। जो लोग आप सोच ही बदल रहे हो ना, मतलब तो आप लोगों ने पूरी कोशिश की कोर्ट को ये बताया कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैसे है, एक आदमी की हत्या हो जाए तो भी वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर हो जाता है। इसने असंख्य लोगों की हत्या की, निर्दोष और मासूम लोगों की हत्या की, देश के जवानों की हत्या की, अधिकारियों की हत्या की, और उसके बाद ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैसे नहीं होगा? ये आपकी दलील? यही था, ये सेम मतलब सबमिशन थी हमारी और कोर्ट ने कंसीडर भी किया। बाकी सारे एविडेंस को देखते हुए कोर्ट ने अपना माइंड अप्लाई किया, और जो भी जज साहब हमारे बड़े मतलब काफी एनआईए के मैटर्स में काफी और एक्सपीरियंस्ड लर्नड पर्सन है, तो उन्होंने ठीक ही किया। जो भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यानी इनका ये कहना है कि सभी न्याय विभाग के भी और एनआईए के भी हायर अथॉरिटी वहां बैठेंगे और उसके बाद फिर वो लोग ये तय करेंगे कि आखिर इसमें आगे क्या किया जाए, इसे हाई कोर्ट में किन किन मुद्दों पर इसे चैलेंज किया जाए। ठीक है, चलिए आगे भी बातचीत करेंगे। भट्टी साहब हाथ उठा रहे थे आप, अशोक पंडित जी और कई ऐसे लोग हैं जो ये चाह रहे थे या फिर उनकी लालसा थी कि जिस तरह से मासूम लोगों की कईयों की जान ली है इस शख्स ने, उनकी फांसी की मांग थी। मैडम जी, दुनिया को चलाने वाला रब्बुल इज्जत सब जानता है। अगर उसने यासीन साहब ने गुनाह किए तो रब्बुल इज्जत से बड़ा कोई नहीं सजा देने वाला। दुनिया की कितनी भी कलमे चले उससे कोई मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात कहूंगा, हमें रब पे भरोसा है, अल्लाह पे भरोसा है। अगर यासीन साहब ने कुछ नहीं किया तो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, एक दिन वो बेहतर तरीके से घर आएगा इज्जत से। अगर उन्होंने कुछ किया है तो रब उनको सजा देगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि जितना भी कुछ आप अगर ऐसा करते हैं तो इससे कश्मीर के हालात खराब होंगे। इससे कश्मीर के हालात, जैसे कल भी एक पुलिस कांस्टेबल की जान गई है, तो यहाँ किलिंग्स नहीं रुक रही है, यहाँ हालात बेहतर नहीं हो रहे हैं। धमकी दे रहे हैं क्या? बाहर आके भाईचारे के ऊपर आइए। आपकी बोली धमकी की तरह साउंड कर रही है। कौन सी धमकी? भट्टी साहब ये धमकी अपने पास रखिए, उसके लिए सुरक्षा कर्मी है नुपुर शर्मा। और मेरा भाई मारा है कश्मीर का पुलिस वाला, मेरा बेटा मेरा भाई है। मैडम जी आपने स्टूडियो में बैठ के अंजना जी, माजिद हैदरी है क्या? अंजना जी, हाँ बोलिए नुपुर जी बोलिए। मैं बोल सकती हूँ? प्लीज 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 मैं बोल सकती हूँ। आपने क्या मिस कर दिया? इन्होंने क्या कहा? यासीन साहब, अरे यासीन मलिक आतंकवादी है, और ये अल्लाह और रब का जो आप यहाँ पे दावा दे रहे हैं ना, अल्लाह के नाम पे तो आप लोग बॉम्ब भी फोड़ देते हैं। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप उनको साफ बोल और आप अपेक्षा रखती है इनसे कि धमकी नहीं देंगे। जो साहब जो अल्लाह अकबर करके आप दुनिया भर में देश की बात नहीं कर रही है, इनको चुप कीजिए। अंजना जी मैं करते भट्टी जी प्लीज, मैं यहाँ नमाज पढ़ने नहीं आई हूँ ना सुनने आई हूँ। प्लीज प्लीज, पढ़ाता कौन हो आप जैसे लोग? मैं ना नमाज पढ़ने, भरोसा किसी पर हो, फैसला कोर्ट का चलता है। लगता है आवाज नीचे कीजिए, आवाज नीचे कीजिए, एक साथ नहीं बोलेंगे प्लीज। आपका नाम नुपुर शर्मा है क्या? ऐसा कैसा भरोसा? नहीं है तो चुप रहिए। ऐसा कैसा भरोसा? लिंग भी बदल लिया लगता है। ऐसा कैसा भरोसा भैया कि अल्लाह अकबर करके अपने बदन पे सुसाइड बॉम्ब लगा लोगों के और फाड़ दो, अपने आप को भी फाड़ दो और दूसरों को भी फाड़ दो, और फिर कहो साहब चल दिए। देखिए ऐसे नहीं चलेगा। साफ सी बात है कि मैं तिबारा बोल रही हूँ, ये सिर्फ ये 2017 का टेरर फंडिंग का मामला में तो अभी भी मानती हूँ सजाए मौत मिलनी चाहिए थी, 1990 में 100% मिलेगी। बस ये जरूर है, अभी मैंने आचार्य प्रमोद कृष्ण जी की बात सुनी। आचार्य जी आप कह तो देते हैं आप कांग्रेस में हैं, आप चुनाव लड़ चुके हैं कि नहीं आतंकवादी और उग्रवादियों के साथ कोई नहीं खड़ा, तो बता दीजिएगा कि बाटला हाउस के आतंकवादियों के लिए सोनिया जी के आंसू क्यों निकले थे, और वो जितना भी बता दीजिएगा कि ये कश्मीरी पंडितों
कि नरसंहार के बाद 1990 के दशक में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के सामने दस्तावेज और याचिका दर्ज करके ये क्यों कहा था, अपनी मर्जी से गए कश्मीरी पंडित, उनको किसी ने खदेड़ा नहीं, उनको मारा नहीं, किसी ने रेप नहीं किया, किसी ने बच्चों की जान नहीं ली। मतलब ये तो कांग्रेस का पक्ष है। आगे मेरे पास यासीन मलिक को 9 मामलों में सजा हुई है। नुपुर जी एक सेकंड आपको रोक रही हूं, मैं लौटूंगी आपके पास। धारा 121 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई है यासीन मलिक को। यूएपीए की धारा 17 के तहत उम्र कैद सुनाई गई है। ये तमाम जो धारा है सब में यानी कॉन्करेंट ये चलता रहेगा। धारा 120B के तहत 10 साल की सजा सुनाई गई है संजय। कुल मिलाकर क्या हम माने 121A के तहत 10 साल की सश्रम कैद, ये आजीवन अब चलता रहेगा? यासीन मलिक जेल में रहेगा? जी हाँ, ये आजीवन का मतलब ये कहा गया है कि अभी हमारे पास एनआईए के प्रोसिक्यूटर यहाँ मौजूद थे जो आमतौर से मीडिया में नहीं आते हैं, लेकिन हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आज ये बड़ा मुकदमा, आप लोगों की बड़ी जीत है, इसलिए आप बताएं। तो उन्होंने सारी चीजें बताई और जो अभी थोड़ी देर पहले लाइव में जिनसे हम बात कर रहे थे तो वहां से हमें ये चीज मिली है कि 120B आईपीसी उसमें 10 साल की सजा है और 10,000 रुपए जुर्माना है। 121 आईपीसी उसमें 4 साल की सजा तय की है और 10,000 रुपया जुर्माना। 121A आईपीसी इसमें 10 साल की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है और 10,000 रुपया जुर्माना है। 13 यूएपीए, 15 यूएपीए इसमें 5 साल और 10 साल की क्रमशः सजा है और 5,000 और 10,000 रुपए का जुर्माना है। यानी इन दोनों धाराओं में जितने साल की सजा है उतने ही 1,000 रुपए का जुर्माना है। और 18 यूएपीए में 10 साल की सजा और 10,000 रुपया जुर्माना। 17 यूएपीए में लाइफ इम्प्रिजनमेंट इनके लिए तजवीज किया गया है। 39 यूएपीए में 1 साल की सजा है और 5,000 रुपए जुर्माना है। इसके अलावा इन पर 2 धाराओं में इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया है। सारी सजाएं एक साथ चलेंगी और लास्ट में ये भी कहा कि लाइफ मतलब लाइफ। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में, जो सबसे ताजा जजमेंट है लाइफ इम्प्रिजनमेंट को लेकर, उसमें यह साफ कर दिया है लाइफ मतलब लाइफ, ता जिंदगी यानी आखिरी सांस तक। लेकिन वहीं एक स्केप रूट भी है। हर जगह हमारे कानून में स्केप रूट जरूर है। इसमें राज्य सरकारों को ये विशेष अधिकार है, राज्यपाल को और सरकार को, कि वो सजा में अगर एक निश्चित टाइम, कहीं 16 साल है, कहीं 14 साल है, कहीं 20 साल है, उसके बाद वो उसकी समीक्षा कर सकते हैं और अगर चाल चलन चाल ढाल सभी वो सही है कामकाज तो उसमें उसको रियायत देते हैं, समय से पहले रिहाई हो सकती है। लेकिन कानून यही कहता है उम्र कैद मतलब ता उम्र आखिरी सांस तक। मंजीत नेगी के पास एक अपडेट है। मंजीत। जनाब, आज का जो पटियाला कोर्ट का फैसला है और एनआईए की जो पूरी चार्जशीट है, एक तरह से अब जो हुर्रियत की आड़ में तमाम अलगाववादी नेता बनकर फिर रहे हैं, खासतौर से जिनके ऊपर बड़े मामले हैं, चाहे फारूक अहमद डार, बिट्टा कराटे, जिन्होंने कैमरे पर ये बात कई बार स्वीकार की है कि उन्होंने कितने कश्मीरी पंडितों का कत्ल किया, सब्बीर साहब, मसरत आलम, मोहम्मद यूसुफ शाह, आफ्ताब अहमद, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। और अगर हम लश्कर के हाफिज सईद की बात करें या फिर सैयद सलाउद्दीन की बात करें, ये तमाम नेता हैं या आतंकी सरगना हैं जिनके नाम एनआईए की चार्जशीट में है। और एक तरह से आज का जो फैसला है वो उन तमाम अलगाव आतंकी नेताओं के लिए जो हुर्रियत की आड़ में अब शांति की बात करते हैं, लेकिन असल में उन्होंने हथियार भले ही छोड़े हों लेकिन कश्मीर में आतंक की आग में वो लगातार शामिल रहे हैं। और आज का फैसला नजीर साबित होगा उन तमाम चेहरों से एक तरह से नकाब हटाने को लेकर और उनके खिलाफ इस तरह की सख्त कानूनी कार्रवाई के लिए। और खासतौर से उन परिवारों को, चाहे हम वायुसेना के उन अधिकारियों की बात करें जिनको 1990 में खुद अपने AK-47 राइफल से यासीन मलिक ने मौत के घाट उतारा हो, या तमाम नाम जो मैंने अभी आपको बताए हैं जो अलग अलग, चाहे बिट्टा कराटे की हम बात करें, ये तमाम लोग हैं जिनको अब भारत की अदालत में इस तरह के कठोर यानी कि फांसी तक की सजा का रास्ता खुलेगा। उन सब के लिए सजा का रास्ता खुलेगा। एक बार जल्दी से दिखा दीजिए जो हमारे साथ जुड़े हुए थे कश्मीर से, एक और माजिद हैदरी जुड़े हुए थे, वो है क्या हमारे साथ? माजिद हैदरी है क्या? रास्ता खुलेगा भट्टी साहब, उसकी अहमियत आप समझ रहे हैं। रास्ता खुलेगा ऐसे तमाम लोगों के लिए जो किसी न किसी कानून के पेच का सहारा लेकर बच जाते थे, जो अलगाववादी, माननीय अलगाववादी सेपरेटिस्ट लीडर बनके घूमते रहते थे,
जिनके घरों के सामने की सड़कों से गुजरना या उनके खिलाफ एक शब्द बोलना श्रीनगर में मुश्किल होता था। एक एक करके सबका शिकंजा खुल रहा है। जो बारूद कालीन के नीचे छिपा कर रखे थे वो एनआईए ने उधेड़ दिया है। अंजना जी, आप सुन तो लीजिए, अगर इससे यासीन मलिक को उम्र कैद सजा देने से जम्मू कश्मीर में आज के बाद कोई गोली नहीं चलेगी तो मैं वेलकम कर देता हूं। आप बताइए, आज के बाद कोई गोली नहीं चलेगी? आज के बाद जम्मू कश्मीर में बिल्कुल पीस, अमन, सुकून, चैन यही मिलेगा जम्मू कश्मीर में? ये मुझे इसके बारे में बता दीजिए, या बाकी और सजा जितने लोगों को देंगे। और मुझे तो जहां पता है कि मीडिया बिल्कुल जोर लगा रहा है 2024 को बीजेपी को जिताने के लिए, तो उसके लिए भी आप सबको मुबारकबाद है। अगर यासीन मलिक उम्र कैद है तो जिस दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन खुदा ने लिखा होगा ना, वो उसी दिन तक होगा। अगर उसकी कल ही मौत लिखी है खुदा ने अपनी किताब में, तो आप क्या उम्र कैद देंगे? वो कल ही मर जाएगा। तो जो रब्बुल इज्जत ने लिखा है उसके मुकद्दर में उसको वो मिलेगा, जो नहीं लिखा उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं दे सकती। ये मेरा बिलीव है रब पे, मैं ये मानता हूँ। आगे आप जो मानना वो मानिए। नूपुर जी, ये तो उतना ही बेहुदा तर्क है अंजना जी, जैसे ये कहना हो गया कि भैया रेप की अगर दफा हो गई उसके लिए सजा की भी दफा हो गई और खून की दफा हो गई और उसकी सजा की भी दफा हो गई, क्योंकि दफाओं से क्योंकि रेप और खून नहीं रुकते हैं तो दफाएं हटा दी जाए। उतना ही बेहुदा तर्क है। देखिए, जितने लोग कानून को अपने हाथ में लेंगे उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैं आपको इतना बता दूं, प्रतिबद्ध है। और यासीन मलिक का जो मामला है ना, जिसमें आज उसको सजा उम्र कैद की सजा सुनाई दी गई है, क्यों बोलते मेरे ऊपर? पत्थर ना मारो, आतंक ना फैलाओ टीवी के ऊपर। अपने समय पे बोल लिया ना, मैं तो नहीं बोली आपके ऊपर, सुन लीजिए ना। थोड़ी सहिष्णुता अच्छी लगती है भट्ट, थोड़ी सहिष्णुता। असलियत तो यही है कि 2017 मोदी जी के कार्यकाल के अंदर केस दर्ज हुआ। मिनिस्ट्री अरे जो भी आपका नाम है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, अपने घर में रखिए अपना नाम। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की प्लीज